Hello, welcome back everyone. So good morning to all of you guys. So आज की ये कहानी मेरी जुबानी स्टार्ट कर लेते हैं साथ में मिलके. ओके सो आज बात करने वाले हैं एक और ऑसम सी टॉपिक की. इस ऑसम सी सुबह शानदार ब्यूटीफुल सुबह के साथ हो गए और आपका मूड भी मस्त है, मेरा मूड भी मस्त है. तो इसी के साथ एक बेहतरीन सा टॉपिक आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. दैट इज द मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. ओके तो यार मैग्नेटिक फील्ड की सारी जानकारी मैं आपको दे चुका हूं, किस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं और किस तरीके से कंसेप्ट का आपने यूज करना है वो सारे क्वेश्चंस वगैरह करने के लिए. अब चूंकि मैं बात कर रहा हूं मोशन की, है ना, जो चार्ज पार्टिकल है जब वो मूवमेंट करेगा किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो क्या होने वाला है, ऑब्वियसली उस पर फोर्स एक्ट करेगा, यानी मैग्नेटिक फोर्स वहां पे एक्ट करेगा. सो मोशन की हम बात कर रहे हैं, मतलब उस पर मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगा तो उससे क्या होगा, किस तरीके के पाथ को वो फॉलो करेगा, क्या क्या चीजें होती हैं जिन पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं और 99.999% यहां से क्वेश्चन आने के चांस हमेशा होते हैं, हर साल होते हैं, हर साल क्वेश्चंस मेंस और नीट में पूछे जाते हैं. तो इस बात का आप ख्याल रखेंगे और ऑसम तरीके से इसको एंजॉय करेंगे, इसकी लॉट ऑफ प्रैक्टिस करेंगे. जितने भी क्वेश्चन आ चुके होंगे आप उनको सॉल्व करेंगे जाके, और उसके अलावा भी और बहुत सारे जो क्वेश्चंस आपके पास होंगे उनकी आप प्रैक्टिस करेंगे. फिर देखते हैं कैसे आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा. तो मिलके फोड़ेंगे बॉस, मिलके फोड़ेंगे. ठीक है, तो ज्यादा बातें ना करते हुए लेट्स बिगिन. ओके सो देखो यहाँ पे यार हम बात कर रहे हैं मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. तो चूंकि यहाँ मोशन की बात कर रहा हूँ, यार सर क्या बात कर रहे हो आप, तो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल को आप किस तरीके से डिफाइन करोगे. जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, अगर थोड़ा सा आपको याद हो बॉस, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो चार्ज रेस्ट पे होता है ना. इफ क्यू इज एट, थोड़ा सा याद दिला देता हूं ना तो मजा आएगा ना फिर. ठीक है, थोड़ा सा याद दिला देता हूं और फिर यही कहानी जो हम यहाँ पे आपस में एक दूसरे को सुना रहे हैं तो उसमें मजा आएगा, आपको इंटरेस्ट आएगा, आपको सारे कंसेप्ट याद आने लगेंगे, तो फिर समझने में कोई तकलीफ होएगी नहीं, है ना. तो अगर हमारा चार्ज रेस्ट पे है, ओके सर रेस्ट पे है, वो बैठा हुआ है ना, तो अगर वो बैठा हुआ है ना तो इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पे एक्ट कर सकता है. करेगा, कर सकता है क्या है. तो अगर चार्ज रेस्ट पे है तो ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उस पे एक्ट करेगा. बट अगर चार्ज रेस्ट पे है एंड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड यानी बी की वजह से इस पे एक्ट करने वाला मैग्नेटिक फोर्स एफ एम मींस मैग्नेटिक फोर्स जीरो होगा, क्योंकि रेस्ट वाले चार्ज पे कोई मैग्नेटिक फोर्स एक्ट नहीं करता ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड. तो वो बोलता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आप किसी चार्ज पे फोर्स एक्ट कराना चाहते हो तो आपको उसको मूव कराना पड़ेगा. समझ गए ना, उसके पास वेलोसिटी होनी चाहिए, चार्ज शुड बी इन मोशन. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि आपको चार्ज मस्ट बी, है ना, चार्ज मस्ट बी इन मोशन. ठीक है, वो मूविंग कंडीशन में होना चाहिए, है ना, ये मोशन में होना चाहिए, मूविंग कंडीशन में होना चाहिए. अगर इसके ऊपर कोई मैग्नेटिक फोर्स हम एक्ट कराना चाहते हैं, इस पे कोई मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगा तो सबसे पहली आपके दिल और दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि मूविंग चार्ज होना चाहिए बॉस, मूविंग. तो यहां पे मैं जो भी बात कर रहा हूं इसका मतलब सर मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. अगर किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमने किसी पार्टिकल को मूवमेंट दे दिया, वेलोसिटी दे दी, तो वो किस तरीके से वहां पे अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा, उसका पाथ कैसे वो जा रहा होगा, या जैसे जा रहा है वैसे ही चलता रहेगा. मतलब इनिशियली द पार्टिकल शुड बी इन मोशन, बस बात खत्म. जैसे मैं खड़ा हो गया और मेरे ऊपर कोई फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फील्ड की वजह, क्योंकि मैं रेस्ट पे हूं, लेकिन अगर मैं चलने लगूं, अभी मैं चल नहीं रहा हूं बट एक्ट कर रहा हूं चलने का, अगर मैं चलने लगूं तो फिर मेरे ऊपर एक्ट करेगा पक्का पक्का पक्का. वो डिपेंड करेगा कि जब मैं चल रहा हूं तो वो जो फोर्स है, जो मैग्नेटिक फील्ड है, उनके बीच में रिलेशनशिप कैसी है वो फिर भी डिपेंड करेगा. बट हाँ, इनिशियली चार्ज मस्ट बी इन मोशन, इतना तो आप समझ गए होंगे. ओके अब दोस्तों यहाँ पे सारी बातें मैं यहाँ पे करने वाला हूं, चूंकि आप मोशन की बात कर रहा हूं तो मोशन अगर चेंज होगी उसकी, जैसे कोई बंदा जा रहा है, अगर उसकी वो चलता ही रहेगा अगर उस पर कोई फोर्स ना लगे, है न्यूटन बाबा के अकॉर्डिंग. लेकिन अगर किसी ने मेरे को धक्का दे दिया तो मैं इधर को गिरूंगा जाके, ठीक है, फिर मैं इधर को चलने लगूंगा, ऐसे मूवमेंट हो जाएगा. तो फोर्स अप्लाई करने से हो सकता है उस पार्टिकल का पाथ चेंज हो जाए. तो सबसे पहले आपको यहां समझना पड़ेगा व्हाट इज दैट सर, कंसेप्ट ऑफ, है ना. इसको पढ़ने से पहले हम क्या पढ़ेंगे, कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, है ना. मैग्नेटिक फोर्स आपको यहाँ पे पढ़ना ही पड़ेगा बॉस, मैग्नेटिक फोर्स बॉस, पढ़ना ही पड़ेगा बॉस. गोलमाल मूवी देखी है, गोलमाल फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड. ओके तो मजा आ जाता है उसकी कॉमेडी को आप एंजॉय करेंगे, आपका माइंड फ्रेश हो जाता है. जब भी आपको तकलीफ हो तो इस तरीके की एक वो नहीं है,
बाबू राव वाले, अक्षय कुमार एंड सोनल सेठी वाले, ठीक है, मैं बहुत सारी बातें करता रहता हूँ, तो आप सबने कहीं ना कहीं देखी होंगी। बहुत कॉमेडी है यार, धमाल, बहुत कॉमेडी है यार। जब भी आपको कभी ऐसा लगे स्ट्रेस फील कर रहे हैं, थकान महसूस हो रही है, तो देख लो एक छोटी सी प्यारी सी क्लिप जाके, तो मजा आ जाएगा। वैसे तो आजकल हम ज्यादातर हॉलीवुड को ज्यादातर फॉलो करते हैं, बट बॉलीवुड में भी कुछ ऐसी बेहतरीन मास्टरपीस मूवीज हैं जो आपको हंसा सकती है अल्टीमेट तरीके से, ठीक है, मस्त तरीके से। सो कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फोर्स की मैं बात कर रहा हूं। देखो यहाँ पे पूरा हम उसको डिराइव तो नहीं करेंगे, बट उसका यूज कैसे करना है, दिस इज रियली ऑसम फॉर अस। हमें उसका यूज करना आना चाहिए, और जितने भी टाइप के क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं सब सिखाऊंगा, आप टेंशन मत लो, सब कुछ सिखाने वाला हूं आपको, ठीक है। चलो बस सर, बहुत बड़ी बड़ी बातें आपने कर दी है, ठीक है। ओके, सो लेट्स सी। सो ड्यू टू, है ना, जो मैग्नेटिक फोर्स है वो क्या है, ड्यू टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। तो वहां पे जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी वजह से किसी भी मूविंग चार्ज पार्टिकल पे कितना फोर्स एक्ट करता है वो हमने देखना है भाई। अच्छी बात है सर, देख लेंगे, टेंशन नहीं लेने का। तो देखो भाई, जब भी कभी हम फोर्स की बात करेंगे तो डायरेक्ट फॉर्मूला आपने क्या यूज करना है, F इक्वल टू क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा। दिस इज द फॉर्मूला, यू हैव टू रिमेंबर दिस। आपने ये फॉर्मूला याद रखना है, बात खत्म, ठीक है जी। इसका यूज कैसे करना है ये सीखना है यहाँ पे। अरे बोर्ड एग्जाम ना है बॉस कि हम उसको डिराइव करेंगे, डिराइव नहीं करेंगे, इसका यूज करना सीखेंगे। यूज करना आना चाहिए ना, जिससे न्यूमेरिकल हमारे सॉल्व हो सके, ठीक है। तो F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। क्यू इज द चार्ज, जो चार्ज है, और चार्ज के पास जो वेलोसिटी है वो v है। अभी बना के दिखाऊंगा, टेंशन मत लो, है ना। और उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो b है, जिसमें वो मूव कर रहा होगा, और v और b के बीच में जो एंगल होता है वो थीटा होता है, थीटा। सपोज करो इधर को है आपका मैग्नेटिक फील्ड, और वेक्टर होता है ना मैग्नेटिक फील्ड, और वेलोसिटी भी वेक्टर है, इधर को है वेलोसिटी, दोनों के बीच में एंगल है। मतलब जो पार्टिकल है, जो v वेलोसिटी के साथ जो जा रहा है चार्ज पार्टिकल, लेट्स इधर को जा रहा है, वो जो चार्ज पार्टिकल है जो v वेलोसिटी के साथ जा रहा है, वो b के साथ कुछ एंगल बनाते हुए जा रहा है। तो जब ये एंगल बनाते हुए जा रहा हो तो हम इसको लिख देते हैं क्यू वी बी साइन थीटा। और चूंकि v भी वेक्टर है, b भी वेक्टर है, q बाहर रहेगा तो उसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं हम, q बाहर, और इसको लिख सकते हैं v क्रॉस b, ठीक है। सिंपली है, ये तो आप सबने पढ़ा होगा, ठीक है। देखा, क्रॉस प्रोडक्ट है, जब ये भी वेक्टर ये भी वेक्टर, यानी a b साइन थीटा को आप क्या लिखते थे, a क्रॉस b, ओके। इस तरीके से वो बात है, वो अलग बात है, इसका यूनिट वेक्टर भी रहेगा, इसका यूनिट वेक्टर भी रहेगा, वो अलग बात है बॉस, ठीक है। बट आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो हम बनाएंगे इसका यूनिट वेक्टर, उसकी डायरेक्शन क्या है एंड ऑल, वो सब देखेंगे। बट आपने ये फॉर्मूले की मैं बात कर रहा हूं, यू हैव टू रिमेंबर कि जब भी कभी एक चार्ज पार्टिकल है जो मूव कर रहा होगा किसी वेलोसिटी के साथ, क्यू एक चार्ज पार्टिकल है जो किसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होगा, मेकिंग एन एंगल थीटा विद द मैग्नेटिक फील्ड, यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला, बात खत्म, ठीक है। बात यहीं पे खत्म हो जाती है कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मूविंग चार्ज पर फोर्स निकालना चाहेंगे तो हमेशा हमेशा एंड हमेशा यू हैव टू और सिंगल फील्ड वहां पे है, केवल मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक नहीं है, ठीक है जी। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड है केवल, तो आपके जो आप फोर्स कैलकुलेट करेंगे वो यूज होगा F इक्वल टू क्यू बी साइन थीटा, एंड यू कैन राइट इन वेक्टर फॉर्म समथिंग लाइक दैट। क्यू वी क्रॉस बी लिखना है, बी क्रॉस वी नहीं, है ना, अदरवाइज डायरेक्शन चेंज हो जाएगी बॉस, ठीक है। तो एक्चुअल जो करेक्ट फॉर्म है वो v क्रॉस बी है, यानी v क्रॉस बी, सिखा दूंगा आगे चल के। तो ये हो गया सर, याद रख लेंगे सर, कोई बात नहीं है, हम देख लेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड, इसको आप FM लिख सकते हैं, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। अब ये तो हो गया मैग्नीट्यूड, किस तरीके से आप देख सकते हैं। अब ये फोर्स कब जीरो होगा, कब मैक्सिमम होगा, ये सारी सिचुएशन आप यहीं से बता सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि साइन पे डिपेंड करेगा। देखो साइन थीटा पे डिपेंड करेगा। अगर आपने थीटा बना दिया 0 डिग्री, इसका मीनिंग क्या है सब सिखाऊंगा, ठीक है। तो साइन 0 यहाँ पुट करोगे, देखो साइन 0 0 होता है, तो मैग्नेटिक फोर्स हो जाता है उस कंडीशन में 0। तो देखो मैग्नेटिक फोर्स 0 हो सकता है तब भी जब पार्टिकल मूव कर रहा हो, तो डिपेंड करेगा कि पार्टिकल किधर को मूव कर रहा है, किस एंगल पे मूव कर रहा है। अब मैग्नेटिक फील्ड के साथ यहाँ पे अगर 0 डिग्री के साथ मूव करेगा मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो आपको क्लियर दिख रहा है नजारा, ओके मैन। और अगर आपने क्या किया, इनके बीच का एंगल 180 डिग्री ले लिया, तो 180 पे भी साइन 180 0 होता है भाई, साइन 0 भी और साइन 180 दोनों की वैल्यू सेम 0 ही तो आएगी, तो फिर से फोर्स 0 ही हो जाएगा। इन सब का मीनिंग मैं सब कुछ बताऊंगा, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। और अगर दोस्तों आपने एंगल पुट कर दिया 90 डिग्री, तो आप देख सकते हो फोर्स आपका आ रहा है QVB, एंड दिस इज द मैक्सिमम फोर्स अप्लाइड। ये एक मैक्सिमम वैल्यू होगी फोर्स की, क्योंकि साइन 90 जो होता है, साइन 90 एंगल पे साइन की वैल्यू मैक्सिमम होती है, वो 1 होती है, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू।
तो अगर साइन की मैक्सिमम वैल्यू यहां पुट कर रहे हो तो फोर्स भी तो मैक्सिमम हो जाएगा। तो कभी भी आपसे पूछे कि मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड की वजह से किसी मूविंग चार्ज पार्टिकल को मैक्सिमम फोर्स कितना एक्ट कर सकता है, तो मैक्सिमम फोर्स हमेशा होगा QVB विदाउट साइन, क्योंकि साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, ध्यान रखना, ठीक है जी। और अब अगर एट एनी पर्टिकुलर अदर एंगल पूछे, 0 ना हो, 180 ना हो, 90 हो, किसी और एंगल पे पूछ ले, अगर थीटा की वैल्यू दे दे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, कुछ भी दे देगा भाई अदर देन 90, 180, इनका रिजल्ट आपने डायरेक्ट याद रखना है, कुछ भी, तो देन यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। 30 पे है तो 30 पुट कर देना, 45 है तो 45 पुट कर देना, 60 है तो 60 पुट कर देना, व्हाटएवर जो भी एंगल गिवन होगा, मेरा कहने का मतलब ये है, तब आप इसका एज इट इज यूज करने वाले। तो एक बेसिक सी जानकारी मैंने जस्ट आपको दे दी है कि भाई ये फॉर्मूला है, इसको ऐसे यूज करना है। अब इसका एप्लीकेशन कैसे करना है वो मैं बढ़िया तरीके से सिखाने वाला हूं, यू डोंट वरी, ओके, यू डोंट वरी, सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। सबसे पहले मैग्नीट्यूड कैसे निकालना हो मैंने आपको बता दिया, अब डायरेक्शन सीख लेते हैं पहले, क्योंकि वो सबसे ज्यादा जरूरी है कि हाउ टू डिफाइन द, देखो फोर्स एक वेक्टर है ना यार, और चार्ज पार्टिकल किधर को जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ कुछ एंगल बनाते हुए, तो उस पे फोर्स किधर को लग रहा होगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये जानना बहुत जरूरी है ना। तो जैसे हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को हमने सीखा था कि हाउ टू डिफाइन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, इनवर्ड आउटवर्ड कैसे भाई, है ना, वो सब, तो हमें यहाँ पे फोर्स भी तो सीखना पड़ेगा, ऊपर को लग रहा है, नीचे को लग रहा है, दाएं को लग रहा है या बाएं को लग रहा है, मैं ऐसे जा रहा हूँ, कोई मेरे को इधर को धक्का दे रहा है, या मैं ऐसे जा रहा हूँ, कोई मेरे को इधर को धक्का दे रहा है, या पीछे से धक्का दे रहा है, सामने से धक्का दे रहा है, किधर से, फोर्स इज ए वेक्टर, ओके, उसी के अकॉर्डिंग मेरी डायरेक्शन चेंज हो सकती है, मेरी वेलोसिटी चेंज हो सकती है, समझ रहे हो आप, ओके। सो कम ऑन, वी गो, अब हम सीखेंगे कि हाउ टू डिफाइन द डायरेक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिक फोर्स। यस, ओके, सो हियर वी गो, जो सबसे ज्यादा जरूरी है अब हमारे लिए, क्योंकि फोर्स तो आप सबको याद होगा, क्योंकि यार हम कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं और हमें इस फोर्स की वैल्यू तो सबको ऑब्वियसली एज इट इज याद होती है, तो उसमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं है सर। मैग्नीट्यूड क्या है और उसकी डायरेक्शन आप कैसे निकालेंगे, अगर ये भी पता चल जाए तो मजा आ जाएगा। अब जब भी हम इसके कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं, जो भी कॉन्सेप्ट आज इस लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा, जितने भी कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे उनके न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे, टोटली डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड एंड हाउ टू डिफाइन द डायरेक्शन, लिटिल बिट कैलकुलेशन होगी, और क्वेश्चंस मैंने बोला कि 100% आने के यहाँ से चांस बनते हैं, ठीक है। तो कम ऑन, द कंसेप्ट टू डिफाइन द डायरेक्शन ऑफ बी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट गाइस, क्या बात कर रहे हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे सी फर्स्ट मतलब पहले टाइप की सिचुएशन लेते हैं, कंसेप्ट फर्स्ट क्या होगा इसमें, ठीक है। अगर दोस्तों आपको मैग्नेटिक फील्ड को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है कि वो इनसाइड द पेज है या आउटसाइड द पेज है, या इनसाइड द प्लेन है या आउटसाइड द प्लेन है, ऐसे समझो। सपोज करो मैंने आपको बताया था जो मैग्नेटिक फील्ड है, अगर उसको इनसाइड आपने रिप्रेजेंट करना है तो ऐसे होता है, बिल्कुल होता है सर, होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है सर, बिल्कुल। ये जो मैग्नेटिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन है क्रॉस साइन से जो बताया गया है, ये इनवर्ड है ना, ये इनवर्ड है, यानी इनसाइड द प्लेन है, इनसाइड दी प्लेन, ओके, यस यस, कम ऑन, इनसाइड दी प्लेन है सर, बढ़िया बात कर रहे हो आप। और अगर आपने इसके अंदर कोई चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया और वो मूव कर रहा है इसके अंदर, तो क्या होने वाला है, ये किस तरीके से फोर्स अप्लाई करने वाला है, उस पर आपने ध्यान देना है। तो अगर इस तरीके की सिचुएशन है, कोई चार्ज पार्टिकल है, ध्यान से देखना, वो इधर को जा रहा है इसके अंदर v वेलोसिटी के साथ, तो भाई कोई टेंशन नहीं लेने का, आपने यूज करना है, क्या सर क्या बात कर रहे हो, राइट हैंड पाम रूल, हमेशा राइट हैंड पाम रूल, ये यूज करना है हमेशा, बहुत इजी है, टेंशन नहीं लेने का, बहुत इजी है, बस ये बनाना आना चाहिए आपको। इसको मैंने आपको बताया ना, मुक्का थप्पड़ रूल मैंने सिखाया था ना आपको, मुक्का थप्पड़ रूल मैंने आपको सिखाया था, तो यहाँ पे थप्पड़ से ही काम चल जाएगा, बस थप्पड़ से चल जाएगा काम, थप्पड़ से डर नहीं लगता बॉस, डर तो लगता है किससे, समझ रहे हो किससे, ओके। तो थप्पड़, सर क्या बात कर रहे हो आप, मतलब क्या हो क्या गया आपको, देखो, अरे समझा रहा हूं, रुको, मजा आएगा। तो देखो राइट हैंड पाम रूल क्या होता है, उसको ध्यान से समझो। राइट हैंड पाम रूल, देखो भाई, राइट हैंड ले लो अपना, पाम रूल मतलब पाम इसलिए यूज किया गया क्योंकि पाम हमें डायरेक्शन ऑफ फोर्स देगी, है ना, ये हमें बताएगी डायरेक्शन ऑफ फोर्स, की फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, कैसे सर, ठीक है। अब यूज कैसे करेंगे देखना भाई, यूज कैसे करेंगे ध्यान से देखना, ये आपका थंब है, ये आपकी फिंगर्स हैं, ओके, ये लो भाई, ये आपकी फिंगर्स हैं, ये आपका थंब है, तो थंब जो है इसको रखना है इन द डायरेक्शन ऑफ v वेलोसिटी, और जो फिंगर्स है उसको रखना है b की डायरेक्शन में। जो पाम है, ये पाम जो होगी आपकी, ये फोर्स के डायरेक्शन दे देगी आपको ऑटोमेटिकली, इसी का यूज करना है, इसके अलावा और कोई आपने यूज नहीं करना। अगर रिप्रेजेंटेशन इस तरीके का है, अगर वहां पे फील्ड लाइंस नहीं बनाई गई है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है ना, अगर वो नहीं है, रिप्रेजेंटेशन या तो इनसाइड है या आउटसाइड है, तो हमेशा इसका रूल कैसे यूज करेंगे, देखो राइट हैंड लो,
कीप योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड जिधर को है उधर को, मैग्नेटिक फील्ड जिधर को है उधर फिंगर रखनी है। तो मेरी फिंगर अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर को जा रहा है तो मैंने फिंगर अंदर रखी। कीप योर थिंग इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। वेलोसिटी इधर है तो देखो पाम किधर है, अप, पाम है अप डायरेक्शन में, तो इस चार्ज पार्टिकल पक्के ऊपर को फोर्स लग रहा होगा। ऐसे समझना है, पक्का ऊपर को लग रहा है। समझ गए? इजी है ना, इजी है। अगर सर ये चार्ज पार्टिकल इधर ना जाके इधर जा रहा होता तो कोई टेंशन नहीं है। देखो यहीं पे समझ लो, यहीं पे आ जाएगा, आपको टेंशन नहीं है, यहीं पे समझ में आ जाएगा। कीप योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इस तरीके से अपने हाथ का यूज करना है कि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा, फिंगर्स हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रहे, इनसाइड हो आउटसाइड हो जो भी हो, और थंब हमेशा वेलोसिटी की डायरेक्शन में रहेगा चार्ज की। ठीक है। पाम उस सिचुएशन में जब आप अपनी फिंगर्स को और पाम को इस तरीके से अरेंज करोगे कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट हो जाएगा, तो पाम की डायरेक्शन हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देती है। बात खत्म। कैसे सर? देखो अब मेरी फिंगर अंदर जाएंगी और ये थंब मेरा इधर जाएगा क्योंकि वेलोसिटी इधर है, पाम अप डाउन है, तो अब इसमें फोर्स डाउनवर्ड लग जाएगा। तो फोर्स की डायरेक्शन टोटली डिपेंड कर रही है कि चार्ज पार्टिकल किधर को जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंटेड है। क्लियर हुआ? मेरा पॉइंट क्लियर हुआ? मेरा पॉइंट क्लियर? अच्छा सर ठीक है। अब देखो अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड दोस्तों ऐसे होता, अच्छा ऐसे भी समझ सकते हो, मान लीजिए चार्ज पार्टिकल ऐसे ना जाके इधर को जा रहा होता तो कोई टेंशन नहीं है। देखो ये अंदर है, देख लो ध्यान से, ये अंदर है मैग्नेटिक फील्ड, और अब की बार ऊपर जा रहा तो थंब ऊपर हो गया, पाम इधर है देखो लेफ्ट साइड में, तो इस पे फोर्स लेफ्ट साइड में लग जाता। तो हर सिचुएशन आप ध्यान से देखें। अरे सर अगर वो नीचे आ रहा होता तो कोई टेंशन नहीं है। देखो अगर नीचे आ रहा है तो आप किधर रखोगे? फिंगर्स अंदर, और थंब मेरा ऊपर नहीं नीचे होना चाहिए, ऐसे कर दो नीचे, तो पाम की डायरेक्शन देखो इधर है, इधर, तो फील्ड इधर जा, फोर्स इधर चला जाएगा। समझ गए आप? तो हर सिचुएशन को आप ध्यान से देखिए। ये थी सिचुएशन नंबर 1, ये थी सिचुएशन नंबर 2, सिचुएशन नंबर 3 एंड दिस इज सिचुएशन नंबर 4। कुछ भी बना दे, ये सिचुएशन यहां पे आने वाली है, वेरी वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? तो ध्यान से आप समझेंगे बॉस। ठीक है। अब अगर सर फील्ड जो होता वो इस तरीके का होता तब क्या करेंगे? तब भी टेंशन नहीं लेने का। मैंने बोला ना, या तो फील्ड इनसाइड होगा या फील्ड आउटसाइड होगा, आउटसाइड द प्लेन यानी आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो कोई टेंशन नहीं। ये वैसे भी मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि फील्ड का डायरेक्शन कैसे होता है, कैसे आप उसको डिफाइन करते हैं। तो ये जो सर्कल यूज हो रहा है, सर्कल यूज किए जाते हैं बेसिकली किसके लिए? कि जो फील्ड है वो आउटसाइड को आ रहा है, बाहर को आ रहा है, आपकी तरफ आ रहा है, मेरी तरफ से आपकी तरफ आ रहा है, बच के रहिए। ठीक है, फना ऐसे आ रहा है। ठीक है, कूल। तो अब क्या करेंगे सर? मान लिया चार्ज पार्टिकल अब इधर को जा रहा है, देखो राइट साइड में वी वेलोसिटी के साथ, तो कोई टेंशन नहीं है। क्या करेंगे? कीप योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। अब फील्ड है बाहर को, बंदा इधर जा रहा है, तो देखते हैं फोर्स किधर लगेगा। देखना बंदे को इधर होना चाहिए, फील्ड बाहर है तो फिंगर मेरी ऐसे होनी चाहिए बाहर को, ध्यान से देखना, फिंगर बाहर को, और ये जो थंब है ये होना चाहिए इसकी डायरेक्शन में। तो मैं इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा कि इधर होगा, तो फील्ड मेरा इधर, देखना ऐसे ऐसे होगा। थोड़ा सा टिपिकल है क्योंकि 2D में हम यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, बट कर लेंगे, टेंशन नहीं है, कर लेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या करना है, इस तरीके से हाथ को यूज करना है कि थंब मेरा रहे इन द डायरेक्शन ऑफ दिस। अब देखना ध्यान से, अब तो फिंगर मैंने बाहर को करनी है ऐसे, और थंब हो गया इधर, क्योंकि देखो चार्ज पार्टिकल इधर है, तो पाम देखो किधर है, डाउन। ठीक है, फील्ड बाहर को यानी फिंगर्स आपकी तरफ है, थंब इधर है, तो पाम डाउन है, तो इस पे पक्का पक्का फोर्स डाउन लगेगा, कोई टेंशन नहीं लेने का। अब अगर यही चार्ज पार्टिकल सर इधर जा रहा होता तो कोई टेंशन नहीं है। देखो फिंगर मेरी बाहर है, यदि देखो बाहर को, थंब इधर है, फिंगर बाहर है, पाम ऊपर हो गया, मतलब ऑब्वियस है इसके अपोजिट होगा क्योंकि डायरेक्शन आपने चेंज कर दिया है वेलोसिटी की। कोई टेंशन ही नहीं है, क्या बात कर रहे हो यार। ठीक है, तो भाई कैसा भी हो, बस आपको ये राइट हैंड पाम रूल यूज होना याद करना आना चाहिए, और इस तरीके से आप याद रख सकते हैं नॉर्मली। जब आप लॉट ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो याद हो जाएगा यार, फॉरएवर, कभी नहीं बोलोगे आप इसको, टेंशन मत लो। ठीक है, बस आपको पता होना चाहिए कि इन दो रिप्रेजेंटेशन में इस तरीके से आप यूज करेंगे। ठीक है ना, चलो अगर सिचुएशन कुछ और हो गई सर, देखो ये है सिचुएशन 1, ठीक है, और ये है सिचुएशन 2। सिचुएशन 3 क्या हो सकती है? देखो अगर मान लिया ये फील्ड लाइंस दे रखी हैं, मान लिया जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फील्ड लाइंस है, ये जो एरो ये लाइंस बनी है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म। ठीक है, यूनिफॉर्म होता है, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था, यूनिफॉर्म लाइंस है। ठीक है जी, और अगर पार्टिकल इसमें जा रहा होगा, मान लिया फील्ड तो इधर है जिधर को एरो लगा है, और पार्टिकल जा रहा है इधर, समझना, पार्टिकल इधर जा रहा है, देखो वी वेलोसिटी के साथ, तो देखो ये फील्ड इधर है, पार्टिकल इधर जा रहा है, इसके बीच में एंगल बन रहा है कुछ थीटा। बिल्कुल, अब क्या करेंगे सर? अब तो पंगा हो गया सर, अब कैसे रखेंगे? फील्ड इधर है सर, पार्टिकल इधर है, तो कैसे बनाएंगे? नहीं,
जब भी कभी इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन होगा तो आप यहाँ पे यूज करने वाले हैं वेक्टर जो प्रोडक्ट होता है, स्क्रू रूल जिसको आप कह सकते हो, वो भी मैं आपको टेंशन नहीं है, डायरेक्ट बताऊंगा कि किस तरीके से आपने यूज करना है। हमें पता है जो फोर्स होता है, फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है, तो कोई टेंशन नहीं है। देखो अगर फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है तो F इक्वल टू होता है क्यू वी क्रॉस बी। वेक्टर मेथड में क्या बोलते थे हम, V क्रॉस बी, यानी V को क्रॉस करो B के ऊपर, यानी V वाले को देखो V को क्रॉस करो B के ऊपर, यानी V को घुमा दो B की तरफ, ऐसे। तो V को आप घुमाएंगे B की तरफ, समझ गए आप। तो जब आप राइट हैंड का यूज करेंगे और किस तरीके से करेंगे, अपने फिंगर्स को रखो। अब यहां पे आपने यूज करना है थप्पड़ मुक्का रूल। क्या यूज करना है, थप्पड़ मुक्का। कैसे, जिधर को वेलोसिटी जा रही है उधर को फिंगर से रखेंगे, ठीक है, और जिधर मैग्नेटिक फील्ड की जिधर को उसको घुमाना है, यानी V को B की तरफ घुमाना है, तो अपनी फिंगर्स को ऐसे थप्पड़ बना लो पहले, बिल्कुल ऐसे ढंग से, ठीक है, और इनको V की डायरेक्शन में रख दो जिधर भी V है, और जिधर मैग्नेटिक फील्ड है उसकी तरफ घुमा दो, कर्ल करो और मुक्का बना दो। देखो आप अपनी फिंगर्स को किधर को बेंड कर रहे हो, B की तरफ, क्योंकि B की तरफ रोटेट कराना है, क्योंकि V क्रॉस B करना है, V क्रॉस B करना है, टेंशन मत लो। तो देखो ध्यान से, तो मैं अपनी फिंगर्स को B की तरफ घुमाऊंगा और पूरा मुक्का बना दूंगा, पूरा क्लोज करो। तो अब थंब को ओपन करो, थंब, तो थंब है आपका इनसाइड। अब यहां पे डायरेक्शन थंब बताता है, कर्ल योर फिंगर्स टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम V टू B, है ना, कर्ल करना है। देख लो फिर से, V को B की तरफ कर्ल किया, पूरा मुक्का बन गया। अब इसको थंब को ओपन करो, थंब आ रहा है अंदर, इसका मतलब देख लो अंदर, इसका मतलब जो हम इसको V को B की तरफ घुमा रहे हैं तो इस पे जो फोर्स आ रहा है वो इनसाइड आ रहा है, यानी फोर्स अंदर को जा रहा होगा, ऐसे अंदर को एक्ट कर रहा है फोर्स, समझ गए, यानी अंदर की तरफ। तो फोर्स की डायरेक्शन जो रहेगी मैग्नेटिक फील्ड वो रहेगी इनसाइड, इनसाइड द प्लेन, यानी उस चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा है वो अंदर को लग रहा होगा। समझ गया लॉजिक, ओके, कोई टेंशन नहीं है। एक और देख लेते हैं। देखो अब सिचुएशन मैंने चेंज कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड इधर को जा रहा है, पार्टिकल अभी भी इधर ही जा रहा है। तो ध्यान से देखना, जब हम दो वेक्टर की बात करते थे तो वेक्टर ए अगर इधर है और वेक्टर जिस पॉइंट पे वेक्टर ए काम कर रहा है ए पे, उसी पे वेक्टर बी भी एक्ट करना चाहिए। तो हम लिखते थे ए क्रॉस बी, ए को क्रॉस करेंगे बी के ऊपर, तब लिखते थे हम ए बी साइन ऑफ थीटा इंटू एन कैप, यूनिट वेक्टर जो होता है, ठीक है। ए बी, आप देख लो ध्यान से, ए क्रॉस बी दोनों एक ही पॉइंट पे काम करते हैं, तभी उनके बीच का एंगल हम थीटा लेते थे, समझ गए, उनकी टेल एक ही पॉइंट पे होती है। अब देखो यहाँ पे अगर पार्टिकल इधर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो ये टेल है, एंगल ये नहीं होगा, एंगल ये होगा इन दोनों के बीच, समझ गया। तो V इधर है, B इधर है, तो हमें निकालना है फोर्स, और फोर्स क्या होता है वेक्टर में, फोर्स आपका क्या होता है V क्रॉस B। तो हमने V को B के ऊपर क्रॉस करना है, तो V क्रॉस B करना है ऐसे। तो V की तरफ अपनी फिंगर से रखिए और B की तरफ मोड़ दो, उनको मोड़ दो, कर्ल और थंब ओपन करो बाहर, देखो आपकी तरफ है, आउटसाइड द प्लेन। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा इस चार्ज पार्टिकल पे, जो भी चार्ज पार्टिकल जा रहा होगा इधर को, इस पे बाहर को फोर्स लगेगा आउटसाइड द प्लेन, यानी जो फोर्स लगेगा वो आउटसाइड दी प्लेन एक्ट करेगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी डेफिनेटली, ठीक है। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं सिचुएशन, नो प्रॉब्लम। एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन V वेक्टर एंड B वेक्टर, समझ जाना फिर से, यानी अगर वेलोसिटी इधर को है, मैग्नेटिक फील्ड इधर को है, तो दोनों के बीच में एंगल लेंगे, दोनों की टेल कनेक्ट होनी चाहिए, समझ गए आप लॉजिक, है ना। देखो V B इधर है, तो V को B की तरफ क्रॉस करना है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो V क्रॉस B, तो देखो बाहर को, समझ गए आप, बाहर को आएगा। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं, है ना, दिस वन, ठीक है, राइट हैंड स्क्रू रूल आप इसको कह सकते हैं, रूल नंबर 2 यू हैव टू रिमेंबर। सो होप सो आप समझ गए होंगे किस तरीके से डिफाइन करनी है, इतना सफिशिएंट है, इससे ज्यादा कुछ सिचुएशन वहां पे बनेगी नहीं, इतनी सिचुएशन बना के वो क्वेश्चन बनाता रहेगा, सो नो प्रॉब्लम। अब क्या क्या एप्लीकेशन हो सकता है, किस किस तरीके की सिचुएशन आ सकती है, वो सारी बातें मैं यहाँ पे करने वाला हूँ दोस्तों। तो डोंट वरी कि कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, फॉर्मूला क्या यूज करना है, उसकी डायरेक्शन कैसे डिफाइन करनी है, ये मैंने आपको बता दिया, तो कोई टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। अब हम जा सकते हैं अपने डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पे, और उससे कितने टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं वो सारे हम डिस्कस कर सकते हैं। ओके भाई लोग, तो स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं कौन कौन से इसमें केस है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल किससे आते हैं, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम किससे आता है। क्योंकि देखो यार, इतनी बातें करनी हमारे लिए बहुत जरूरत है, क्योंकि डायरेक्शन को समझना बहुत जरूरत है, अदरवाइज उसके बिना ये डिस्कशन यार कोई मायने नहीं रखती है, ठीक है। तो डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, वो सब कुछ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब उसको यूज कैसे करेंगे, न्यूमेरिकल कैसे आएंगे, वो सब बताऊंगा, टेंशन नहीं है, ठीक है। अब देखो सबसे पहला केस मैंने ले लिया, केस नंबर 1, जब थीटा 0
या 180 डिग्री हो, किसके बीच में, बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, बस ये ध्यान रखना बिटवीन। बस जब भी आप क्वेश्चन करने जाएंगे थीटा में से देखना वी वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में, मतलब उस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है वो देखना है, ठीक है जी, वो देखना है, ठीक है। अब देखो सपोज करो अगर थीटा जीरो है, थीटा जीरो का मतलब वो जो चार्ज पार्टिकल होगा मैग्नेटिक फील्ड में, ये मैंने बना दिया फील्ड लाइंस, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आप मानेंगे, वो इधर को जा रहा होगा इन द डायरेक्शन ऑफ बी। देख लो वी भी इधर ही है और बी भी इधर ही है, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। सो यहां पे जो थीटा है इसका मतलब होता है व्हेन द चार्ज पार्टिकल मूविंग इन द डायरेक्शन और अपोजिट द मैग्नेटिक फील्ड, जब वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहा हो या उसके अपोजिट जा रहा हो। देखो यहाँ पे सपोज करो चार्ज पार्टिकल को आपने वेलोसिटी दे दी है और वो मैग्नेटिक फील्ड इधर है लेकिन वो उसके अपोजिट जा रहा है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड इधर है, देखो वो अपोजिट जा रहा है, तो दोनों के बीच में कितना एंगल बन गया, 180 डिग्री। तो यहाँ सेम डायरेक्शन है तो कितना एंगल बन गया, 0 डिग्री। तो जब चूंकि यहाँ पे सेम डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ पे अपोजिट जा रहा है, तो हमें पता है भाई फोर्स होता है हमारे पास क्यू वी बी साइन थीटा। तो 0 पुट करोगे तब भी 0 आएगा, 180 पुट करोगे तब भी, तो मैग्नेटिक फोर्स इस केस में दोनों पे 0 होगा। मतलब इस चार्ज पार्टिकल पे अब कोई मैग्नेटिक फोर्स इस कंडीशन में नहीं लग रहा है, कोई मैग्नेटिक फोर्स कंडीशन में नहीं लग रहा है। पार्टिकल जैसे चल रहा था इनिशियली वैसे ही चलता रहेगा यूनिफॉर्मली। अगर वो इधर को जा रहा है इसको ये फोर्स मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है क्योंकि 0 है, तो सीधा ही चलता रहेगा, है ना, इसके अपोजिट ही चलता रहेगा क्योंकि इस तरीके से जा रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट है, तो कोई मैग्नेटिक फोर्स वो एक्सपीरियंस नहीं करेगा, तो उसकी डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगी, उसकी वेलोसिटी भी चेंज नहीं होगी। सो नो मैग्नेटिक फोर्स। अगर आपसे कोई पूछे तो उसका पाथ बताओ, है ना, आफ्टर प्रोजेक्टिंग दैट चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, पाथ बताओ कैसा है। देखो भाई सीधा है तो सीधा ही चलता रहेगा, यहां पे इसके अपोजिट जा रहा है तो सीधा ही चलता रहेगा, यानी स्ट्रेट लाइन, है ना, स्ट्रेट लाइन को फॉलो करेगा क्योंकि वो डिस्टर्ब ही नहीं हो रहा, उसकी डायरेक्शन थोड़ी चेंज हो रही है, वो जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा। समझ गए आप? यस, दिस इज द फर्स्ट केस। ओके, फर्स्ट केस। सेकंड केस जिसपे हम मुद्दे की बात करने वाले हैं, बेसिकली वेरी 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 इंपॉर्टेंट, है ना, उसी की यहाँ सारी डिस्कशन मैं करूंगा, मैक्सिमम उसी की डिस्कशन होने वाली है और उसी पे सारे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, इस बात का आप ख्याल रखेंगे। सेकंड केस है अगर इफ थीटा उनके बीच में 90 डिग्री हो जाए, ध्यान से समझना बॉस, थीटा 90 डिग्री का मतलब है अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर है, ठीक है, तो पार्टिकल इसके परपेंडिकुलर इधर को जा रहा होगा, तो इनके बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री हो जाएगा। आप समझ गए होंगे मेरी बात। तो अगर इनके बीच में एंगल 90 डिग्री होगा तो जो V है यहाँ पे वो परपेंडिकुलर हो रही है B के, इसका मतलब इनका जो फोर्स आएगा, ध्यान से देखना, V क्रॉस B अंदर, यानी जो मैग्नेटिक फोर्स आएगा इस केस में वो भी परपेंडिकुलर होता है वेलोसिटी के मानो या मैग्नेटिक फील्ड के मानो, है ना, या उनके प्लेन के, एंड ऑल्सो परपेंडिकुलर टू दियर प्लेन, जिस प्लेन में वो है। देखो ना V क्रॉस B, तो फील्ड ऐसे जाएगा, अब वो फील्ड इसके परपेंडिकुलर होता है, इसके भी, और इस प्लेन में जिसमें ये है उस प्लेन के भी परपेंडिकुलर होता है, ऐसे समझो बस। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स, इस सिचुएशन में जो मैग्नेटिक फोर्स आता है जब थीटा यानी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जब 90 डिग्री का एंगल होता है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक 90 डिग्री पे होते हैं, तो जो मैग्नेटिक फोर्स है वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है और इसके साथ भी 90 डिग्री का ही एंगल बनाएगा हमेशा। समझ गए लॉजिक? बस इतना ध्यान रख सकते हैं आप। यस बिल्कुल। सो वेरी स्पेशल केस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सर यहां से कैसे क्वेश्चन आ सकता है? डायरेक्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ सकता है कि कैसा पाथ होगा, स्ट्रेट लाइन पाथ होगा, बात खत्म, याद रखना है आपने, ठीक है जी। 4-0 है, ये भी पूछा जा सकता है। ओके, तो न्यूमेरिकल किस पे आएंगे सर? इस केस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, यानी फॉर न्यूमेरिकल, ठीक है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो आएंगी, ठीक है, वो इस केस पे सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं, ठीक है। सो दैट्स व्हाई यू हैव टू रिमेंबर ऑल दिस सिचुएशन की जब थीटा 90 डिग्री है, मतलब किसी भी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में जब 90 डिग्री पे आप प्रोजेक्ट करोगे तब क्या क्या चीजें वहां से पूछी जा सकती है, ये ध्यान रखना है। तो वेरी इंपॉर्टेंट केस, तो ये आपने कैसे समझना है, कैसे इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, वो सब बताऊंगा अलग से। केस नंबर 3 ले लेते हैं। केस नंबर 3, अब इसमें पाथ कैसा होगा अभी बाद में बताऊंगा कि अगर सर बताओ जब थीटा 90 डिग्री होगा तो उसका पाथ कैसा होगा जब वो मूव कर रहा है, क्योंकि मूव तो कर ही रहा है। तो इस केस में पाथ होता है सर्कुलर, सर्कुलर पाथ होगा हमेशा, ये ध्यान रखना, हमेशा सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा, बात खत्म, ऐसे आपने याद रखना है, ठीक है। केस 3 में ये हो जाता है इफ थीटा जो है हमारे पास ना तो वो 0 डिग्री है, 180 डिग्री है और 90 डिग्री है, कुछ और एंगल है ना। जब भी कभी मान लिया इधर B है और इधर V है, V और B के बीच में जब भी कोई एंगल, अदर एंगल दे रखा है, तो ये किस पाथ पे फॉलो होगा, ये किस टाइप का पाथ होगा, मतलब ऐसे बनाओ आप इसको, B मान लिया आपने ऐसे ही बना दिया लेकिन V इधर को है, ठीक है,
और इनके बीच में कुछ एंगल दे दिया थीटा, तब क्या होगा, जब ये किसी अदर एंगल पे काम कर रहा होगा, एंटर कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड में कंप्लीटली, तब किस तरीके के पाथ को फॉलो करेगा और यहाँ पे किस तरीके की सिचुएशन आएंगी, सारी सिचुएशन में डिस्कस करूंगा। जो कंप्लीटली एक्सप्लेनेशन हमने यहाँ पे करना है ना, जिसपे न्यूमेरिकल आते हैं, दिस सिचुएशन एंड दिस सिचुएशन, इसमें मैंने बता दिया क्या डायरेक्ट पूछा जा सकता है। तो इस केस में जो पाथ होगा वो हेलिकल होता है, हेलिकल पाथ को फॉलो करेगा और यहां से भी क्वेश्चंस डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड पूछे जा सकते हैं, इसके बाद यहां से पूछे जा सकते हैं 100%। तो आपने इन सारी बातों का ख्याल रखना है दोस्तों, ये सारे डिस्कशन मैं यहाँ पे करूंगा। इसके बाद भी सिचुएशन आएंगी वो अलग से डिस्क्राइब करूंगा कि और कैसी कैसी सिचुएशन पे क्वेश्चन आ सकते हैं और किस तरीके से फील्ड में वो एंटर कर सकता है, ठीक है ना। कम ऑन। तो अब हम डिटेल एनालिसिस करेंगे केस नंबर 2 एंड केस नंबर 3। यस ओके, सो न्यूमेरिकल किस पे आने वाले हैं, अब हम वहां तक पहुंचे हैं यार काफी टाइम के बाद, ठीक है। तो इसी पे डिस्कशन हमने करना है आज की इस कहानी में, और हेलिकल पाथ वाला केस हमने डिस्कस करना है आज की इस कहानी में। उस पे किस किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं वो डिस्कस करूंगा, जो क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, किस टाइप के पूछे जा चुके हैं, जो इंपॉर्टेंट कैटेगरी होती है, बहुत क्वेश्चन आते हैं। सो आप सबने फोकस करना है बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो मैंने लिख दिया कि कौन सा केस सर, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री बिटवीन V एंड B, इसका मतलब होता है व्हेन चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्टेड इन यूनिफॉर्म या थ्रोन, भी बोल सकते हैं थ्रो इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B एट 90 डिग्री और परपेंडिकुलरली, ठीक है ना। तो सपोज करो सबसे पहले आपने एक रिप्रेजेंटेशन कर रखा है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का, जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और इसके अंदर किसी चार्ज पार्टिकल को आपने थ्रो किया है या प्रोजेक्ट कर दिया है, ठीक है, और परपेंडिकुलरली मतलब उसकी जो वेलोसिटी होगी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मोशन हो रहा होगा, आप ध्यान से समझेंगे। तो सपोज करो गाइस यहाँ पे चार्ज पार्टिकल है ठीक है, और आपने प्रोजेक्ट कर रखा है और वो इधर को जा रहा है, फिलहाल उसकी वेलोसिटी इधर है। तो देखते हैं क्या होगा इसके साथ। अब हमने सब कुछ सीख लिया, फोर्स की डायरेक्शन कैसे डिफाइन करते हैं वो भी सीख लिया है। तो जैसे ही पार्टिकल को हमने फेंका, वो उसके अंदर मूव करना स्टार्ट कर रहा है, इधर को जाने की कोशिश कर रहा है, तो देखते हैं क्या होगा इंस्टेंट, है ना। चार्ज पार्टिकल इधर जा रहा है, फिंगर से रखनी है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में भी बताया था मैंने, फोर्स किधर को लगाया देख रहे हैं हम, फिंगर से रखेंगे अंदर, चार्ज पार्टिकल इधर है तो थंब इधर रखेंगे, पाम ऊपर को, तो चार्ज पार्टिकल इधर ना जाके इस पे फोर्स ऊपर को लगेगा, फोर्स ऊपर को लगेगा, तो ये इधर ना जाके मुड़ जाएगा, सपोज करो कहीं यहाँ पे आ जाएगा और इधर को जाना स्टार्ट करेगा, इधर को लगेगा कहीं पे फोर्स। अब जब चार्ज पार्टिकल यहाँ होगा, इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है, आप ध्यान से देखेंगे, सफिशिएंट मैग्नेटिक फील्ड है इस साइड में भी, इस साइड में भी, ठीक है। तो अब हमने फिर से फिंगर अंदर रखी, चार्ज पार्टिकल उधर ऊपर को जा रहा है, थंब ऊपर रखा, तो फोर्स लगेगा इधर। अगर फोर्स इधर लगेगा तो बाबा के अकॉर्डिंग जब फोर्स लग रहा है इधर को, तो ये सीधा ना जाके इसके डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ये तो पक्का है क्योंकि फोर्स डायरेक्शन चेंज कर देगा, ठीक है जी। अब चार्ज पार्टिकल कहीं इंस्टेंट पे सपोज करो इधर जा रहा होगा, तो फिंगर अंदर रखेंगे, वेलोसिटी की डायरेक्शन में थंब रखेंगे, पाम है डाउन, अब फोर्स लगेगा डाउन डायरेक्शन में। तो आपने देखा चार्ज पार्टिकल इधर जाने की कोशिश कर रहा है, चूंकि डाउन फोर्स है तो उसको चेंज करके इधर को ले आएगा, ठीक है। आप बहुत क्लियरली यहाँ पे सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब चार्ज पार्टिकल सपोज करो नीचे को जा रहा है, ठीक है, अब फिंगर्स अंदर क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और पार्टिकल नीचे आ रहा है, तो थंब नीचे है, तो पाम देखो इधर है, तो फिर से फोर्स इधर को एक्ट करेगा, क्लियर है। तो फिर से पार्टिकल सीधा ना जाके ऐसे कर्व कर जाएगा और देखो एक पाथ पे घूमने लगेगा इस तरीके से, एक पर्टिकुलर पाथ को फॉलो करेगा, दैट पाथ इज कॉल्ड एज सर्कुलर पाथ, इसीलिए उसको बोलते हैं एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करता है। और अगर इसके दोनों साइड में सफिशिएंट थिकनेस का, है ना, डिस्टेंस तक मैग्नेटिक फील्ड है दोनों साइड में, तो वहीं पे सर्कुलर पाथ पे घूमता रहेगा, वापस नहीं आ पाएगा, उससे बाहर नहीं निकल पाएगा, वहीं पे घूमता रहेगा। इसका पाथ हमेशा सर्कुलर होगा और हर पॉइंट पे आप देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, कहीं भी देखो, मैंने एक पर्टिकुलर पॉइंट लोकेट यहाँ पे किया है, कहीं भी देखो एक जो फोर्स की डायरेक्शन है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ है, उसको बोलते हैं इसका सेंटर, ओ पॉइंट। देखो इधर भी मैग्नेटिक फोर्स इधर को है, यहाँ पे भी इधर को है, यहाँ पे भी इधर को है, यहाँ पे भी इधर को, यानी मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन इस सर्कुलर पाथ के, देखो थोड़ा सा ये अजीब सा बता दिया मैंने, बट आप मान के चलेगी सर्कुलर है, ठीक है। तो इसके सेंटर की तरफ है हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फोर्स, यानी मैग्नेटिक फोर्स इसको यहाँ पे सर्कुलेट करा रहा है, उन्हें सर्कुलर पाथ इसकी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, और ये चूंकि सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ है, इसलिए जो मैग्नेटिक फोर्स है ये सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है। आप बहुत क्लियरली दे सकते हैं बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट यू कैन सॉल्व ऑल द टाइप ऑफ प्रॉब्लम जो उस पे आती है। अब मैं बता देता हूं क्या क्या पूछा जा सकता है, किस तरीके से आपने यूज करना है, ठीक है। देखो भाई, मैग्नेटिक जो फोर्स है वो हमें पता है, क्योंकि वेलोसिटी इधर को है, मैग्नेटिक फोर्स इधर को है, और इनके बीच का एंगल 90 है, तो हमें पता है मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है QVB sin ऑफ थीटा, और sin थीटा 90 पे 1 हो जाता है, तो बचा QVB। तो यहाँ पे हम लिखेंगे QVB, और सेंट्रीपिटल फोर्स आप सबको सपनों में आता होगा, दैट इज mv²/r, r इस पाथ की रेडियस है, लेट्स सी स्मॉल r मैंने ले लिया रेडियस ऑफ द पाथ।
एक v कैंसिल होगा तो रेडियस हम निकालेंगे यहां से, ये आएगा mv/qb। वेरी 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 इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है ना, वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, ठीक है। दिस इज द रेडियस, you can calculate this circular path radius by using this formula. This is the mass of the charged particle and v, ठीक है, ऑफ दैट चार्ज पार्टिकल एंड q, है ना, और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मान के चल रहे हैं हम ये, ठीक है। और q क्या है यहाँ पे, ये चार्ज है उस पार्टिकल का, और b है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे, अगर b को मैं यूनिफॉर्म मान रहा हूँ, मतलब इसको मैंने कांस्टेंट कर दिया, वेरी नहीं करा रहा हूँ, तो रेडियस किस पे डिपेंड कर रही है, मास पे, वेलोसिटी पे और चार्ज पे। अलग अलग चार्ज पार्टिकल की अकॉर्डिंग रेडियस अलग अलग हो जाएगी, मतलब अलग अलग चार्ज पार्टिकल, जैसे प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, अल्फा पार्टिकल है, ये सारे पार्टिकल्स हैं, उनके अकॉर्डिंग उनका पाथ की रेडियस चेंज हो जाएगा, उनका पाथ चेंज हो सकता है, क्योंकि उनका मास अलग हो सकता है, उनकी चार्ज अलग हो सकती है, वेलोसिटी पे भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है। सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो रेडियस को आप इस तरीके से दोस्तों डिनोट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अगर आप दो चार्ज पार्टिकल के लिए कंपेयर करना चाहते हो तो r1 ओवर r2 सेम मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रहे हैं, m1 ओवर m2 इंटू v1 ओवर v2, ठीक है, इंटू Q2 ओवर Q1 आएगा, क्योंकि Q के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इस तरीके से आप रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं। बहुत डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन यहां से आएंगे, वो सब कराऊंगा मैं, आप बस देखते जाए, ठीक है। अब इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ये जो रेडियस है, अगर आप ध्यान से देखो, ये है m इंटू वी, यानी इसको बोलते हैं मोमेंटम, उसका लीनियर मोमेंटम होता है mv। तो आप इसको लिख सकते हैं p/qb ऑल्सो। अगर वो क्वेश्चन में दोस्तों क्लियरली बोल देगा कि जो लीनियर मोमेंटम है वो कांस्टेंट हो चुका है, b यूनिफॉर्म हो चुका है, q के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, फिर आप q के इनवर्सली प्रोपोर्शनल मान सकते हो, ठीक है। और आप सबको याद होगा काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम में रिलेशन होता था, k इक्वल टू p²/2m होता था। तो p निकाल सकते हैं आप यहाँ से √2m इंटू k। तो यहाँ लिख सकते हैं r इक्वल टू √2m इंटू k, और बाय आ जाएगा QB। very 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 important, this is the radius of this circular path in terms of kinetic energy, this is K। जब भी वो काइनेटिक एनर्जी की बात करें इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, याद रखना, तो हमेशा इस रिलेशन का यूज करेंगे। और बहुत क्वेश्चन इससे आए हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स यहाँ से पूछी गई है। अगर वो बोल देता है दो चार्ज पार्टिकल इनकी काइनेटिक एनर्जी तो सेम है, अगर काइनेटिक एनर्जी का नाम यूज किया तब इसका यूज ना करके हम इसका यूज करेंगे, तब हम उनको मास और चार्ज के अकॉर्डिंग डील करेंगे। इफ अगर ध्यान से K सेम कर दिया क्वेश्चन में उसमें, तो देखो जो रेडियस है वो केवल एंड केवल डिपेंड करेगी √m पर और नीचे Q पर, तब इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। मतलब रेडियस दो पार्टिकल के लिए r1/r2 √m1/m2 इस फॉर्मूले से आप बना सकते हो, और Q2/Q1, समझ गए आप, क्योंकि B यूनिफॉर्म, K यूनिफॉर्म, 2 तो पहले से ही कांस्टेंट है। अब एक चीज और याद रखना, अगर हम उस चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कर रहे हैं किसी पोटेंशियल डिफरेंस से, तो उसके बाद जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी, तो काइनेटिक एनर्जी को हम लिख सकते हैं QV, वो पोटेंशियल डिफरेंस लेंगे। ये रिलेशन आप सबने पढ़ा होगा, पता है आप सबको। काइनेटिक एनर्जी जो है पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने से जो उसको हमने एनर्जी दी है चार्ज पार्टिकल को, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी को लिख सकते हैं QV, लिख सकते हैं ना, QV। याद रखना हमेशा, अगर कभी पता कैसे चलेगा सर, अगर कभी किसी न्यूमेरिकल में पोटेंशियल से रिलेटेड बात करी और रेडियस ऑफ द पाथ पूछी, ठीक है, समझ जाना कि K की वैल्यू आपने पुट करनी है Q इंटू V, तब आपका रिलेशन बनेगा। ये बता दिया ना मैंने, तब आप बनाएंगे √2m K QV/QB, तब इस रिलेशन के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। तो ये आ गया इन टर्म्स ऑफ मास, चार्ज एंड अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। इस बात का आप ख्याल रखेंगे, मैं अप्लाई करना आपको सिखाऊंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं, रूट पूरे पे ले सकते हैं आप। जब पूरे पे रूट लेंगे तो Q² हो जाएगा, Q कैंसिल हो, Q नीचे बचेगा, नीचे B² हो जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब आपकी मर्जी है, ऐसे भी हम हैंडल कर लेंगे। आपको बस ये रिलेशन पता होना चाहिए कि मैं कैसे कैसे रिप्लेस कर रहा हूँ, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, आपने कैसे दिमाग लगाना है। स्टैंडर्ड रिजल्ट तो यही है, इसी को कन्वर्ट किया जा रहा है। बस डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन कैसे आएगा, कैसे देगा वो, और किस किस तरीके से वो सिचुएशन बना सकता है। एंड लास्ट कंसेप्ट दोस्तों इसका वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, है ना, टाइम पीरियड। अगर आपसे पूछता है टाइम पीरियड कि एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करने में, कंप्लीट चक्कर लगाने में उसको कितना टाइम लगा होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, स्पीड के साथ वो मूव करता है, तो भाई स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम लिया सपोज करो t, तो आप लिखेंगे डिस्टेंस ओवर उसकी स्पीड जितनी भी है, और डिस्टेंस आप लिख सकते हो 2π उसकी r, सर्कमफेरेंस कवर करेगा एक चक्कर लगाने में, और उसकी स्पीड, और r की वैल्यू यहाँ पे आप पुट कर सकते हो दोस्तों। तो r की वैल्यू कितनी आई थी, mv/qb, तो t आपके पास आ जाएगा 2πmv/QB, और V पहले से ही है, तो ये देखो कैंसिल, तो T आपके पास यहां से आ गया
दिस इज 2 पाई m बाय QB एंड वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन दिस इज रियली, ये टाइम पीरियड होगा इन वन कंप्लीट रेवोल्यूशन, एक कंप्लीट चक्कर में, एक कंप्लीट चक्कर ऐसे घूम के वो वहीं आ जाएगा, ठीक है। एक कंप्लीट चक्कर में टाइम होगा 2 पाई m बाई QB, और बिल्कुल क्लियर आप देख सकते हो टाइम डज नॉट डिपेंड अपॉन द स्पीड ऑफ द चार्ज पार्टिकल, स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है, स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है। आप देख सकते हो मास पे डिपेंड कर रहा है, चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, बाकी वैल्यू कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट है, मास और चार्ज पे डिपेंड कर रहा है। अगर मास में मैं चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट कर दूं तो चार्ज पे डिपेंड कर रहा है ना। जितने ज्यादा चार्ज का पार्टिकल होगा उसका टाइम पीरियड उतना कम होगा, मतलब उतनी जल्दी से वो चक्कर लगा लेगा। समझ गए आप लॉजिक? तो इस तरीके से ये एक्सप्रेशन आपने याद रखना है, ये फॉर्मूला याद रखना है इस कंडीशन में कि नहीं वन कंप्लीट रेवोल्यूशन, अगर एक पूरा कंप्लीट वो चक्कर लगा रहा है तो इतना टाइम पीरियड है, यू हैव टू रिमेंबर। अगर उसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो उसका अपोजिट आप कर सकते हो, 1/t होता है, यानी QB/2 पाई m हो जाएगा, वो फ्रीक्वेंसी होती है, वो आप अपने हिसाब से देख लेंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल अगर पूछेगा, ठीक है। तो भाई ये इसका बहुत ही स्टैंडर्ड बेहतरीन यूज करना मैं आपको सिखाने वाला हूं। पहले कुछ क्वेश्चंस करेंगे, देन आफ्टर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कंसेप्ट वाइज थ्योरी वाइज हमने बहुत सारी बातें कर ली है, अब कुछ क्वेश्चंस तो बनते हैं बॉस, तभी आपको मजा आने वाला है, तभी आपको पता चलेगा किस तरीके से इन कंसेप्ट का यूज करके आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हो, कैसे यूज कर पा रहे हैं, ठीक है। बहुत हो गई बकवास आज ये, बहुत ज्यादा, ठीक है, लेकिन अब न्यूमेरिकल करेंगे तो औसम तरीके से मेरा टारगेट है यार, आपको जो भी सिखाऊं औसम तरीके से सिखाऊं, आपको चीज आनी चाहिए, आपके दिल दिमाग में बस जानी चाहिए, और उस पर डिपेंडेंट न्यूमेरिकल हर टाइप का आपका सॉल्व हो जाना चाहिए। ओके, सो हियर वी गो एंड जल्दी से देख लेते हैं वेरी फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। दिस इज द क्वेश्चन को आप जल्दी से देखेंगे, पढ़ेंगे और फटाक से उड़ा डालेंगे, कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है उसको भी सीखेंगे, और 2-3 क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको डिस्कस करने वाला हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं और किस तरीके से आपने उनको यूज करना है कंसेप्ट का, उनको सॉल्व करने के लिए बढ़िया तरीके से हर टाइप क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। मैंने बोला ना बहुत ज्यादा चांस होते हैं यहाँ से क्वेश्चन आने के दोनों एग्जाम में, ध्यान से समझना। तो उसने बोला कि एक प्रोटॉन है, एक अल्फा पार्टिकल है, ठीक है सर, अ प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल एक्सलरेटेड थ्रू सेम पोटेंशियल डिफरेंस, यानी उसने पहले ही बोल दिया कि ये क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस है, नहीं v की वैल्यू सेम कर दिया है, तो आप समझ गए होंगे कौन सा फॉर्मूला मैं यूज करने जा रहा हूं, ठीक है। सेम पोटेंशियल डिफरेंस है और पहला पार्टिकल क्या है, प्रोटॉन, ठीक है जी, प्रोटॉन है और अल्फा पार्टिकल है। ओके सर, नो प्रॉब्लम सर। आगे क्या बोला है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस है, एंटर्स इन रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड देयर वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, यस obviously that is the necessary condition. Then compare the radius of the circular path followed by them. आपने बताना किसकी रेडियस ज्यादा होगी कितनी कम होगी, मतलब आपसे पूछ सकता है कि रेडियस ऑफ फॉलोड बाय द अल्फा पार्टिकल, जो उनका पाथ होगा उसकी रेडियस, और जो प्रोटॉन है जो अल्फा पार्टिकल है, या तो उनका रेशियो पूछ लेगा या आपसे क्या पूछेगा कि भाई इनमें क्या रिलेशन है, ये बताओ कौन ज्यादा है कौन कम है, इस तरीके से रिलेशन भी पूछ सकता है, वो आप इसी से बता सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो क्वेश्चन को बहुत क्लियरली देखो भाई, उसने बोला कि सेम पोटेंशियल डिफरेंस पे उनको अप्लाई किया गया, हमें पता आर की वैल्यू होती है mv/qb। मान लिया आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो यहाँ से तुरंत आप बना सकते हैं, ठीक है। mv को हम लिखते हैं p, है ना, और k इक्वल टू होता है p²/2m। मैं बता रहा हूं कि आप अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद नहीं आता तो आप कैसे निकाल के आएंगे फटाक से, तो p आएगा 2k इंटू m, है ना, 2mk आप जैसे भी लिखे, देखो यहाँ मल्टीप्लाई करें ठीक है, तो इस पे आ गया अंडर रूट, और k क्या होता है, k हमें पता है चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो यहाँ से p आप लिख सकते हो अंडर रूट 2m/qv। तो क्लियरली है यहाँ पे सब कुछ, ये आ गया मोमेंटम, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हो तो आ जाएगी 2m/qv। तो इससे क्या होगा, आपको और अच्छे से करनी चीजें आ जाएंगी, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, ये आपका 2 कांस्टेंट है, b आपका कांस्टेंट है क्योंकि यूनिफॉर्म है। अब ये जो रेडियस है ये मास पे डिपेंड करेगी, चार्ज पे और पोटेंशियल पे डिपेंड करेगी, और उसने क्लियरली बोल दिया कि जो पोटेंशियल है वो तो सेम है सबका, मतलब पोटेंशियल भी कांस्टेंट हो गया, तो इसको भी आप हटा सकते हैं, इसको हटा दो, इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो, बचा मास और चार्ज। तो आर को आप लिख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर मैं बनाऊं अंडर रूट में यहाँ पे लिखूंगा mq और बाय नीचे q है, तो अगर मैं पूरे पे रूट लगा दूं चांदे तो यहाँ बनेगा mq, और अगर ये q रूट के अंदर जाएगा तो हम q² लिखेंगे, है ना, क्योंकि रूट के अंदर नहीं है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो एक ही बात है, तो इससे कैंसिल कर दो, तो आप देख सकते हो r यहाँ पे डिपेंड कर रहा है अंडर रूट ऑफ m/q के ऊपर, बस। तो फाइनली यू कैन सी नाउ हियर फाइनली कि जो रेडियस है जो उन पाथ की, उन पार्टिकल्स की, है ना, वो उनके मास और चार्ज पे केवल डिपेंड करेगी, तो आप बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं r1 यानी r क्या है, प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल, तो पहले मास है फिर चार्ज है, तो पहले मास पहला पार्टिकल प्रोटॉन लेंगे फिर डिवाइड में अल्फा पार्टिकल, चार्ज नीचे है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अल्फा का चार्ज ऊपर जाएगा प्रोटॉन का नीचे आएगा, बात खत्म।
इस तरीके से आप इजीली विदाउट एनी मिस्टेक क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब करेंगे क्या सर इस केस में, यानी ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। अब ये वाला मतलब ये वाला रिलेशन हमेशा वैलिड होगा अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, ये आप ध्यान रखेंगे। अगर पोटेंशियल डिफरेंस V सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये फॉर्मूला ये R जो होगा वो चेंज हो सकता है मास से और Q से, क्योंकि बाकी सब कांस्टेंट है, आप बिल्कुल क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। बाकी सब कांस्टेंट है, अगर वो पोटेंशियल डिफरेंस के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है तो ये आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। इसको ना सॉल्व करके अगर आपको याद होगा डायरेक्ट आप रिलेशन बना सकते हैं। अब कर लो, देखो अगर मैं ध्यान से देखूं मास ऑफ प्रोटॉन अगर m है तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इसका 4 टाइम्स होता है, इतना आपको पता होना चाहिए। अब ये सारी चीजें अब आपको क्लियर पता होनी चाहिए। चार्ज ऑफ प्रोटॉन पे अगर E है, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल पे जो चार्ज होता है इसका डबल होता है। ये आप सबको पता होना चाहिए बॉस, ये रिजल्ट्स आपको सबको पता होने चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। तो पुट करो प्रोटॉन की रेडियस अल्फा पार्टिकल की अंडर रूट मास ऑफ प्रोटॉन m और मास ऑफ अल्फा पार्टिकल 4m इंटू चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल 2q या 2e लिख लो और डिवाइड में e से ही कैंसिल, ये कैंसिल, आप देखो ये कैंसिल, तो ये आएगा rp अपॉन r अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट में 1/2, यानी यू कैन राइट 1/√2। सो दिस इज द रेशियो, अगर रेशियो पूछेगा 1/√2, ठीक है, ये रेशियो है। और अगर आप यहां से वैल्यू निकालना चाहते हो तो r अल्फा √2 टाइम्स ऑफ rpr है, तो बहुत क्लियरली आप देख सकते हो। अगर आपसे ये पूछ रहा है कौन ज्यादा है, तो अल्फा पार्टिकल की रेडियस ज्यादा होगी और पाथ की प्रोटॉन के कंपैरेटिवली, मतलब अल्फा पार्टिकल बड़े से पाथ पे घूम रहा होगा, ठीक है, और जो सॉरी हाँ अल्फा पार्टिकल बड़े से पाथ पे घूम रहा होगा और आपका जो प्रोटॉन है वो छोटे पाथ पे घूम रहा होगा। वेरी क्लियरली यू कैन सी गाइस, वेरी क्लियरली, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन यूज दिस कंसेप्ट टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। एक दो क्वेश्चन और करूंगा तो आपको सारे तौर तरीके पता चल जाएंगे। अगर सब कुछ भूल जाओ तो ये फॉर्मूला याद रखो, इसको कन्वर्ट करना सीखो इन फॉर्मूले के थ्रू, है ना। अगर आप याद रख सकते हो और पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में याद रखना है तो ये सेम है, तब आपने ये रिजल्ट डायरेक्ट याद रखना है। मतलब मैं सब कुछ बता रहा हूं आपको, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप किस तरीके से यूज करेंगे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके थ्रू भी हम जाएंगे और मस्त तरीके से सीखेंगे कि इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं, ठीक है। ओके बॉस, अब कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने अच्छे से देख लिया है। अब डिफरेंट और किस टाइप से क्वेश्चन इस पे बना सकता है, वो किस तरीके से आपको फंसा सकता है और फंसने के बाद किस तरीके से आप बाहर निकल के आ सकते हो, वो सारी सिचुएशन अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे करने वाले हैं। तो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे देखने वाले, मतलब कंसेप्ट वही रहेंगे, फॉर्मूला वही रहेंगे, बट हाउ टू अप्लाई दीज फॉर्मूलाज, ये सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है ना। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में आपको इस सारा कंसेप्ट डायरेक्शन के साथ फोर्स का कैसे अप्लाई करना है सिखाने वाला हूं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं बात करने वाला हूं जब वो किसी एंगल पे एंटर करेगा वो वाली बात करेंगे, और जो उसके स्पेसिफिक केसेस होते हैं ना उनको भी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। क्योंकि इस पर्टिकुलर लेक्चर में हमने कंसेप्ट सीख लिया कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, कंसेप्ट क्या है, जो जिसपे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं उसके कुछ क्वेश्चंस भी हमने डिस्कस कर ही लिए हैं ऑब्वियसली, ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं, दिस इज द क्वेश्चन, हियर इज द क्वेश्चन, जल्दी से आप देख लो, पढ़ लो मस्त तरीके से, और जो भी डेटा इसमें गिवन है उसको पहले लिख लिया करो, जैसे कि मैंने अभी बोला उसको लिखना जरूरी होता है। फिर विजुअलाइज करो कि कौन सी वैल्यू उसमें सेम करी गई है और किस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है। ओके सो कम ऑन। तो उसने बोला है कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, अल्फा पार्टिकल है, हैविंग द सेम काइनेटिक एनर्जी आर मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट्स ऑफ रेडियस। ओहो, प्रोटॉन सबसे पहले, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल लिख लो। प्रोटॉन है नहीं इलेक्ट्रॉन है, सबसे पहले है इलेक्ट्रॉन, उसने बोला सबसे पहला जो पार्टिकल है वो इलेक्ट्रॉन है, फिर प्रोटॉन है, फिर अल्फा पार्टिकल है ना। 3 पार्टिकल दे रखे हैं इस क्वेश्चन में, तो मजा आएगा कि नहीं, ठीक है। ओके सो हैविंग द सेम काइनेटिक एनर्जी, ओहो तीनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, बेहतरीन तरीका बता रहा हूं, उत्तरी। इसका मतलब सर हम काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जो रेडियस का है, ठीक है, जिसमें काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है, और वो आपको तुरंत याद आ भी गया होगा। भाई हमने यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना है R = √2mk, ठीक है, ओवर Q इंटू B। देखो B तो यूनिफॉर्म रहेगा, ठीक है, और ये 2b आपका कांस्टेंट होगा, और k सबकी सेम कर दी। तो देखो इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो, बचा m और q, तो r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √m/q। इसी के रिस्पेक्ट में केवल उन पार्टिकल्स के आपको मास पता होने चाहिए, चार्ज पता होने चाहिए, क्योंकि 2 तो पहले से कांस्टेंट है, b यूनिफॉर्म है, k उसने सेम कर दिया, तो k के रिस्पेक्ट में वो वेरी नहीं करेगी रेडियस, तो मास के अकॉर्डिंग वेरी करेगी और चार्ज के अकॉर्डिंग। बस इन तीनों पार्टिकल का हमें चार्ज पता होना चाहिए, मास पता होना चाहिए, तो उड़ा डालेंगे। रिलेशनशिप बतानी है कि अगर r e r p और r अल्फा, इसकी जो इलेक्ट्रॉन की जो रेडियस है इसके पाथ की वो r e है, और इसकी जो रेडियस है जिस पाथ पे घूम रहा होगा r p है, और इसकी जो रेडियस है वो r अल्फा है, ठीक है। इनमें रिलेशनशिप आपने बताना, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन देम। ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके चलो कम ऑन सी,
क्या है इसकी कहानी, मेरी जुबानी, कम ऑन गाइस। अच्छा, ये जो अल्फा पार्टिकल है इसको आप हीलियम का न्यूक्लियस भी कह सकते हो, है ना, यानी 2He4 ऐसे भी बोल सकते हो। अगर उसने अल्फा पार्टिकल नहीं बोला, उसने बोला हीलियम का न्यूक्लियस है, तो आप समझ जाएंगे कि अल्फा पार्टिकल की बात कर रहा है। तो भाई ये रहा फॉर्मूला, देखो। अब सबसे पहले ये आप अप्लाई करेंगे, प्रोटॉन की रेडियस निकाल लो सबसे पहले, ठीक है। तो प्रोटॉन का मास, लेट्स सी, आपने इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनली रखो आप, इस ओके, ठीक है। प्रोटॉन का मास आपने mp मान लिया है ओवर रेडियस, चार्ज ऑफ प्रोटॉन qp मान लिया है, ठीक है। चार्ज ऑफ प्रोटॉन जो होता है ऑब्वियसली qp आपने मान लिया है, ठीक है जी। अब जो इलेक्ट्रॉन की रेडियस आप लिखोगे, इलेक्ट्रॉन की रेडियस आप लिखेंगे वो आएगी अंडर रूट ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ओवर जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का तो सेम ही होता है, यानी QE इक्वल टू QP, ये तो सेम ही होता है भाई। इलेक्ट्रॉन पे और प्रोटॉन पे जो चार्ज सेम है, बस साइन का ही तो फर्क है। ओके, तो इसका मतलब यहां से बहुत क्लियरली आप देख सकते हो रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटली अब केवल डिपेंड कर रही है मास पर, क्योंकि इनका जो चार्ज है वो तो सेम हो चुका है। अब यहां पे रेडियस मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और बहुत अच्छे से दोस्तों आपको पता है मास ऑफ प्रोटॉन ग्रेटर होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये याद होनी चाहिए सारे डेटा, जब आपको अगर इस टाइप के क्वेश्चन करने हैं तो छोटी छोटी प्यारी प्यारी बातें से आपको बिल्कुल क्लियर याद होनी चाहिए। जो प्रोटॉन का मास होता है, प्रोटॉन हैवी होता है इलेक्ट्रॉन से, इसका ज्यादा होता है, तो जिसका मास ज्यादा है उसकी रेडियस भी ज्यादा होगी। तो आप देख सकते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो रेडियस ऑफ प्रोटॉन यहां पे क्लियर दिख रहा है, इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की जो रेडियस होगी पाथ की, उससे ज्यादा होगी प्रोटॉन की पाथ की रेडियस। ये तो क्लियर हो गया ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, फिर हम आगे बढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब क्या करेंगे सर, अब देखो, अब हम अल्फा पार्टिकल के लिए बात करेंगे। रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल डिपेंड कर रही है वो भी मास पे, तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल ले लेंगे ओवर चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल ले लेंगे। और आप सबको पता होगा जो मास होता है ना अल्फा पार्टिकल का, वो 4 टाइम्स होता है मास ऑफ प्रोटॉन का, ये डेटा याद होना चाहिए। और जो चार्ज होता है अल्फा पार्टिकल का, वो 2 टाइम्स होता है चार्ज ऑफ प्रोटॉन का। यहां पे पुट करो तो आर अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ मास ऑफ अल्फा पार्टिकल 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ पार्टिकल प्रोटॉन ओवर नीचे 2qp। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि भाई यहां पे जो आर अल्फा आ रही है वो 2 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट mp बचेगा ओवर 2qp बचेगा, और ये हो गया कैंसिल। यानी अल्फा पार्टिकल की जो रेडियस है आप ध्यान से देख सकते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ प्रोटॉन ओवर चार्ज ऑफ प्रोटॉन। मतलब ये तो इसकी वैल्यू है प्रोटॉन की, यानी अल्फा पार्टिकल की जो रेडियस है वो प्रोटॉन की रेडियस के इक्वल आ रही है। अल्फा पार्टिकल का जो पाथ होगा उसकी जो रेडियस है वो प्रोटॉन वाले पाथ के रेडियस के इक्वल है। मतलब क्लियरली आप देख सकते हो यहाँ पे आर अल्फा रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल मस्ट बी इक्वल टू प्रोटॉन एंड दैट इज ग्रेटर देन radius of electron. Simple, this is the relationship between them, and you can see. क्लियर है। सो यू हैव टू रिमेंबर द डेटा कि किसका मास ज्यादा होता है, किसका कम होता है, किसमें क्या रिलेशन होता है, इतना भी पता होगा ना, 4 डालेंगे हम, कोई टेंशन नहीं है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, आप बना सकते हैं मस्त तरीके से इजीली। मैंने आराम से समझाया आपको कि कैसे यूज करना है फॉर्मूले का, कैसे पता चलेगा आपको कौन सा फॉर्मूला है, सब कुछ इजीली। इतना भी डेटा अगर याद रख के आप जाएंगे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है दोस्तों, आराम से क्वेश्चन आप सॉल्व करके आ सकते हैं। बस ये ध्यान रखना होता है कि वोल्टेज गिवन है वो सेम किया या काइनेटिक एनर्जी सेम किया है, मोमेंटम सेम किया, जो भी उसी के अकॉर्डिंग आप रेडियस का फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि रेडियस का एक्चुअल फॉर्मूला तो आपको पता ही है, वो होता है mv/qb, है कि नहीं। और mv इज द लीनियर मोमेंटम, इसको आप काइनेटिक एनर्जी में चेंज करो, काइनेटिक एनर्जी को आप वोल्टेज में भी चेंज कर सकते हो। दिस v इज द वेलोसिटी। एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, आपको और फील आ जाएगा और मजा आ जाएगा और अच्छे तरीके से आप इसको विजुअलाइज कर सकते हैं और आपको इस कंसेप्ट को एप्लीकेशन करना आ जाएगा। फिर लॉट ऑफ क्वेश्चन जाके ढूंढो, करो, मस्त तरीके से करो, क्या बात कर रहे हो, ढूंढो, दुश्मन को ढूंढो और उसको मारो, जिससे उससे पहले वो तुम्हें ना मार दे, ठीक है। तो उसको पहले ढूंढ ढूंढ के मार डालो, ठीक है ना। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके ओके, सो हियर वी गो। जल्दी से देख लेते हैं क्या है हमारी आज की ये कहानी और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, उसमें क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, सब कुछ लिखो पहले मस्त तरीके से, जो गिवन है उसको रिस्पेक्ट करो, आई मीन उसको लिख लो, और क्या पूछा गया उसका फॉर्मूला यूज करो, फटाक से उड़ा डालो। तो देख लेते हैं सर, उसने बोला कि प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल विद देयर मासेस इन द रेशियो ऑफ 1:4, वो तो होता ही है, एंड द चार्जेस आर इन द रेशियो 1:2, वो भी होता है। तो यहां पे आपको दे रखा है मास। अच्छा, एक प्रोटॉन ले लेते हैं, ये प्रोटॉन है, ये अल्फा पार्टिकल है, इसका मास अगर mp मान लिया तो इसका मास m अल्फा। उसने बोला है प्रोटॉन ओवर अल्फा पार्टिकल का जो मास का रेशियो 1/4 है, और इसका चार्ज अगर qp माना है आपने तो इसका जो चार्ज होगा q अल्फा, इनमें जो रेशियो होगा qp ओवर q अल्फा ऑब्वियसली 1/2 का ही होता है।
क्योंकि ये चार्ज इसका जो अल्फा पार्टिकल है वो डबल होता है प्रोटॉन के चार्ज का। ये दे रखा है वैसे उसने, अच्छी बात है। आर एक्सलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस वी, पोटेंशियल डिफरेंस इन पे अप्लाई किया गया है वी, यानी दोनों पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम है। ये क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू पोटेंशियल डिफरेंस किया जाएगा। उसने बोला इनको रेस्ट से एक्सलरेट किया जा रहा है थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस वी इफ अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड इज सेट अप परपेंडिकुलर टू देयर वेलोसिटीज। यस, ओके, यूनिफॉर्म है, देन रेशियो ऑफ द देयर रेडियाई ऑफ द सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब्ड बाय, ओके। तो देखो यार, पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में रेडियस क्या होगी, देखो अंडर रूट 2m ओवर क्यूबी होता है, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी को आप लिख सकते हो k इक्वल टू क्यूबी, बढ़िया है सर। तो आप लिखेंगे अंडर रूट में 2m क्यूबी ओवर आ जाएगा क्यूब है, ओके। तो अब आप क्या करने वाले, इसको थोड़ा और अच्छे से लिख लेते हैं। तो इसको आप लिखेंगे ना क्यूबी, पूरे पर रूट लगा दो आप, ठीक है। तो 2m क्यूबी ओवर, अगर फॉर्मूला याद हो तो भाई यही याद रखना है, इसी के अकॉर्डिंग आगे सॉल्व कर लेना है। तो जब आप रूट लगाओगे ना पूरे पे, क्यू स्क्वायर अंदर हो जाएगा और बी स्क्वायर हो जाएगा, एक क्यू कैंसिल हो जाएगा, एक बी कैंसिल हो जाएगा। क्या, नो 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 नो, ये क्या लिख दिया मैंने, क्यू वी है ये, क्यू वी पोटेंशियल डिफरेंस, ओके। सो दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं सर, एक चार्ज बचेगा अंदर, तो मतलब यहाँ पे बचा अंडर रूट ऑफ 2m बचा ओवर क्यू बी स्क्वायर बचा, ठीक है। उसने बी तो बोल दिया सेम है जी, यूनिफॉर्म है, तो इसको हटा दो, इसको भी हटा दो, और दोनों पे जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया वो भी सेम है, इसको भी हटा दो। तो बचा m बचा q, दोनों ही अंडर रूट में है, यानी r डायरेक्टली डिपेंड कर रही है m बाई क्यू पर। तो सिंपल है बॉस, अब इसके अकॉर्डिंग रेडियस आप निकालेंगे, दोनों ही अंडर रूट में, समझ गए। तो मास और इसका रेशियो बना लो। तो जब हम रेशियो बनाएंगे आर पी को हम कैसे लिखेंगे, अंडर रूट एम पी ओवर क्यू पी, ठीक है। फिर लिखेंगे अल्फा पार्टिकल की रेडियस, अल्फा पार्टिकल के लिए कैसे लिखेंगे, एम अल्फा ओवर क्यू अल्फा, डिवाइड कर दो दोनों को। तो जब डिवाइड कर रहे होंगे आप, तो आर पी अपॉन आर अल्फा इक्वल टू अंडर रूट में मास ऊपर है तो मास प्रोटॉन मास अल्फा पार्टिकल रहेगा, चार्ज नीचे है तो चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल ऊपर जाएगा, चार्ज ऑफ प्रोटॉन नीचे आ जाएगा। बस हो गया आंसर, आर पी ओवर आर अल्फा इक्वल टू अंडर रूट एम पी ओवर एम अल्फा आपको दे रखा है 1/4 इंटू क्यू पी ओवर क्यू अल्फा 1/2 है, तो इसको उल्टा कर दो तो 2 हो जाएगा, देखो, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, तो आर पी अपॉन आर अल्फा इक्वल टू 1/√2 में 2 बचा, एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। रेशियो तो पूछा था, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। यू जस्ट चेक आउट द ऑप्शंस गाइस, यू जस्ट चेक आउट द ऑप्शंस। आप कैलकुलेशन देखें, ध्यान से देखें, फॉर्मूला कैसे अप्लाई किया जा रहा है, कंसेप्ट कैसे अप्लाई किया जा रहा है, सब कुछ आपके सामने है, आप ही की नजरों के सामने से होके सारी बातें गुजर रही है। सो दैट्स व्हाई आपको हर चीज अप्लाई करनी आनी चाहिए। अब एक और लास्ट क्वेश्चन मेरा मन है मेरा कराने का जल्दी से। कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्ट इस टाइप के क्वेश्चन कंपैरिजन वाले नहीं आते हैं, रेशियो वगैरह नहीं पूछता है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल पूछता है। तो मैं एक चीज आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि आपको कितने स्मार्टली काम करना है, कैलकुलेशन का कितना खास ख्याल रखना होता है इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए। ओके, सो हियर वी गो एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। ओके, सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, जल्दी से आप पढ़ लेंगे मस्त तरीके से, जो उसमें इंफॉर्मेशन गिवन है उसको लिख भी लेना बॉस, ठीक है। तो उसने बोला इन एन एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सलरेटेड, यार क्या बात कर रहा है, मतलब एक्सलरेट कर रहे हो आप, ओके। और जब भी एक्सलरेटेड इलेक्ट्रॉन की बात करेगा मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब फिर से ये क्वेश्चन पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू होने वाला है, ओके। फ्रॉम रेस्ट बाय अप्लाइंग ए वोल्टेज ऑफ 500 वोल्ट, यानी वोल्टेज की वैल्यू दे दी 500 वोल्ट। मैंने बोला था ना बॉस, मैंने बोला था ना, जैसे वोल्टेज दे दिया तो तुरंत बिना सोचे समझे सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में फॉर्मूला आना चाहिए अंडर रूट ऑफ 2m/k। ओके, अब आप देख सब याद कर लिया होगा आप सबने, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, QV होती है। तो अब आपको ये फॉर्मूला बिल्कुल सपनों में आने लगा होगा और आप इसको कदापि भी नहीं भूलेंगे। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला, ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला। नो, क्या लिख देता हूं मैं, ये V है, ये पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल, ठीक है। बस आपको सारी वैल्यूज गिवन होगी, जस्ट पुट द वैल्यूज। और अच्छे से इसको लिखने के लिए मैंने अभी भी लिखा था आपको, इसको पूरा का स्क्वायर कर लेंगे। तो जब आप पूरा इसको रूट ले लेंगे तो पूरा रूट में जाएगा तो Q कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 2mV बाय एक Q बचेगा और B स्क्वायर ये बचेगा, ठीक है। तो इस पूरी वैल्यूज को आप ले सकते हो, मतलब आप इसको 1/b बाहर भी लिख सकते हो और अंडर रूट में लिख सकते हो 2mV बाय Q, थोड़ा सा आसान हो जाएगा ना। तो यहां से आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे। आगे देख लेते हैं क्या बोला है। उसने बोला कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द पाथ इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज 100 मिली टेस्ला, है ना। मिली टेस्ला चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो आपको पता है वो दे भी रखा है, तो नो प्रॉब्लम। तो बी की वैल्यू कितनी दी है बॉस, बी दे रखा है आपको
100 मिली टेस्ला, 100 मिली टेस्ला, मतलब आप लिखेंगे 100 मिली मतलब 10⁻³ टेस्ला। टेस्ला, एलॉन मस्क की कार कंपनी टेस्ला। ओके, सो अब क्या बोल रहा है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो तो पता ही है, सपनों में आता है, पुट कर दो यार। तो आर की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, बी दे दिया सर, 100 इंटू 10⁻³ ओके, सो 2 इंटू मास ऑफ द, किसकी बात कर रहा है वो, इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स का ही मास लेना है, समझ गए, इलेक्ट्रॉन का ही लेना है। तो 1.6 इंटू 10 मास की बात कर रहा हूं मैं, चार्ज की नहीं, बाबला हो रखा है। 9.1 इंटू 10⁻31, वैसे याद होना चाहिए, नहीं भी गिवन हो तो मास आपको याद होना चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस उसने अप्लाई करा है 500/Q, और Q इज 1.6 माइनस 912। ये आपने सॉल्व करना है, देखो मैं नहीं कर रहा हूं भाई, देखो ये आपने सॉल्व करना है अपने तरीके से। बस ये मैंने इसलिए क्वेश्चन कराया कि आपको ऐसे क्वेश्चन अगर आएंगे तो बहुत प्यारे से छोटे से क्वेश्चन होते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, बट आपको एक छोटी सी प्यारी सी कैलकुलेशंस करना आना चाहिए यहां से। अब ये मुद्दे की बात यहां पे हो जाती है, समझ गए लॉजिक। तो एक कैलकुलेशन फटाफट करके बताना मेरे को, आंसर बताना कितना आ रहा है। इसका जो आंसर है 7.5 के आसपास आ रहा है, इंटू 10⁻⁴ मीटर, ये आना चाहिए आंसर। इस कैलकुलेशन पे आपने फोकस करना है। जब भी आप फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन की बात करेंगे तो खुश मत हो जाइए, क्योंकि वहां पे कैलकुलेशन आपका इंतजार कर रही है, वो सोच रही है कि देखते हैं आप मेरे को जल्दी से सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। सो कैलकुलेशन इजीली आपने यहाँ पे सॉल्व करनी है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से सारे फॉर्मूले मैंने एप्लीकेशन आपको बता दिया, किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, किस तरीके से आपने फोड़ने हैं, किस तरीके से आपने सॉल्व करने हैं, वो सारी सिचुएशन मैंने आपको बता दी है, ठीक है। तो दैट इज सफिशिएंट, आई थिंक सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा इस पर्टिकुलर फोर्स से रिलेटेड, मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल। इसके जो स्पेसिफिक केस है वो अब मैं डिस्कस करने वाला हूं लेक्चर नंबर 2 में, है ना, जो इसके स्पेसिफिक केस है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके गाइस, तो मस्त तरीके से पढ़ाई करते रहना, और कोई भी डाउट आएगा तो मेरे से पूछ लेना बिना शर्माए, विदाउट एनी हेजिटेशन। आई एम ऑलवेज फॉर यू, आप ही के वास्ते हूं, आप ही की हेल्प करनी है, और मस्त तरीके से मिलके हमने एग्जाम को फोड़ डालना है, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट।